हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पॉलीमर चैप्टर पढ़ना। इसमें बेसिकली हमारे पास पॉलीमर क्या होता है। पॉलीमर कभी भी कुछ पर्टिकुलर कुछ मोनोमर होते हैं जिनका हम कॉम्बिनेशन करते हैं, रिपीटिंग यूनिट्स हो जाती हैं, तो वो बेसिकली पॉलीमर बना देता है। ठीक है। ग्रीक वर्ड में जो पॉली था, मतलब पॉली मतलब मैनी और मर मतलब यूनिट्स होती हैं, मतलब कईयों यूनिट एक साथ जब आ जाती हैं तो वो बेसिकली पॉलीमर बनाती हैं। ठीक है। तो बेसिकली जो पॉलीमर होता है उसका हमारा साइज़ बहुत बड़ा होता है। जैसे मॉलिक्यूलर मास अराउंड हो जाता है 10⁻³ से 10⁻7 AMU। ओके। और ऑल्सो रिफर्ड एज मैक्रोमोलिक्यूल। इनको बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल भी कहते हैं। ये बेसिकली पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ठीक है। कुछ पर्टिकुलर मोनोमर होते हैं जो बेसिकली रिपीटिंग यूनिट्स में ज्वाइन होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पॉलीमराइजेशन हो जाता है और हमारा फॉर्मेशन हो जाता है किसी पर्टिकुलर पॉलीमर का। ठीक है। यहाँ पे एनसीईआरटी दो एग्जांपल दे रखी। जैसे इथेन होता है, इथेन का बेसिकली हमारा एक पर्टिकुलर रिपीटिंग यूनिट है। ठीक है। ये इथीन है। इथीन का पॉलीथीन में कन्वर्जन होना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, जिसकी वजह से एक सिंगल बॉन्ड इधर खुल जाएगा, एक सिंगल बॉन्ड इधर खुल जाएगा, जिसकी वजह से फर्दर यहाँ पे जो इथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे वो इधर उधर अटैच कर पाएंगे। अटैच करने के बाद पॉलीथीन पॉलीमर बन जाता है। ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिकली जो हमारा नाइलॉन 6,6 पॉलीमर है ये कैसे बनता है। नाइलॉन 6,6 बेसिकली हेक्सा डायमिथाइल डायअमाइन, हेक्सामिथाइल डायअमाइन से बनता है। हेक्सामिथाइल डायअमाइन 6 कार्बन का है और डायअमाइन मतलब 2 अमीनो ग्रुप हैं इस पे। ठीक है। और एडबिक एसिड क्या होता है, एडबिक एसिड टोटल 6 कार्बन और 2 ओइक 4 कार्बन है और 2 ओइक एसिड्स हैं। ठीक है। इनका पॉलीमराइजेशन हो जाता है हेक्सामिथाइल डायअमाइन और एडबिक एसिड का, जो एक दूसरे से कंबाइन कर जाते हैं। ठीक है। और ये हमारा नाइलॉन 6,6 बना लेता है। बेसिकली अगर यहाँ पे रिएक्शन में देखें तो यहाँ से OH एक निकाल दीजिए और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल दीजिए, वाटर निकल जाएगा, इसीलिए ये कंडेंसेशन पॉलीमर कहलाता है। ठीक है। और ये क्या है, ये एक होमो पॉलीमर है। ठीक है। एडिशन पॉलीमर होता है। जो पॉलीथीन होता है ये सिंगल यूनिट से जॉइंट होता है, इसीलिए इसको होमो पॉलीमर भी कहते हैं। ठीक है। इसके बारे में आप आगे देखेंगे। ये कंडेंसेशन पॉलीमर हो गया नाइलॉन 6,6। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलीमर। अगर हम बेसिकली पॉलीमर्स को क्लासीफाई करना चालू करें तो हमारे पास सबसे पहले होते हैं प्रोटीन, सेलुलोस, स्टार्च, रेजिन्स, रबर। ये सबसे बेसिक हो गए हमारे। ठीक है। ये कैसे होंगे, ये नेचुरल पॉलीमर होंगे। ठीक है। अब हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर एक आ जाते हैं जिनमें सेलुलोज एसीटेट, जिनको रेयन बोलते हैं। ठीक है। और सेलुलोज नाइट्रेट, 2 सेमी सिंथेटिक है। मतलब ये बेसिकली आपको नेचुरली एक प्लांट एनिमल में नहीं मिलेंगे, ये बेसिकली डिराइव्ड होते हैं फ्रॉम द सेल्यूलोज। सेल्यूलोज में कुछ पर्टिकुलर आप सिंथेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से आप कोई फर्दर कंपाउंड बनाते हैं, जैसे सेल्यूलोज एसीटेट हो गया, सेल्यूलोज और एसीटेट का मिक्सचर है। ठीक है। आपका रेयन है, ये सेल्यूलोज नाइट्रेट है। ये हमारे एग्जांपल हैं सेमी सिंथेटिक पॉलीमर के। सिंथेटिक पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो सिंथेटिक पॉलीमर में आपके पास प्लास्टिक जो कि पॉलीथीन होता है, सिंथेटिक फाइबर आपके हो जाते हैं नाइलॉन 6,6 और सिंथेटिक रबर्स हो जाती हैं जो कि ब्यूना S में आ जाएगा। ठीक है। आर द एग्जाम्पल ऑफ द मैन मेड पॉलीमर एक्सटेंसिवली यूज इन द डेली लाइफ एज वेल एज द इंडस्ट्री। नाउ लीनियर पॉलीमर की अगर हम बात करें, लीनियर पॉलीमर बेसिकली लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स होती हैं जो कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती हैं। ठीक है। और पॉलीविनाइल क्लोराइड, 2 इसके एग्जांपल एनसीईआरटी मेंशन करती है। लीनियर पॉलीमर आपके हाई डेंसिटी पॉलीथीन होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड 2 होते हैं। ठीक है। ब्रांच चेन पॉलीमर क्या होते हैं, ब्रांच चेन पॉलीमर बेसिकली लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है। जो आपकी लीनियर पॉलीमर है वो हाई डेंसिटी पॉलीथीन और विनाइल क्लोराइड हो गई एग्जांपल, और जो ब्रांच्ड होती है वो लो डेंसिटी पॉलीमर होती है। बेकलाइट और मेलामाइन हमारा क्रॉस लिंक पॉलीमर होता है या फिर नेटवर्क पॉलीमर बोल दीजिए। इसमें क्या होता है बेसिकली जो बायफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर होते हैं, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच हो जाती हैं और बीच में क्रॉस लिंकिंग भी हो जाती है उनमें। ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द पॉलीमराइजेशन। अब पॉलीमराइजेशन के हिसाब से अगर हम क्लासिफाई करना चालू करें तो हमारे पास एडिशन पॉलीमर होते हैं। एडिशन पॉलीमर क्या होता है, कोई पर्टिकुलर यूनिट या फिर मोनोमर वो अपना डबल या ट्रिपल बॉन्ड तोड़ के
उस बॉन्ड को खोल के फर्दर एडिशन करा लेती है, डायरेक्ट एडिशन, ठीक है। जैसे सिंगल मोनोमरिक स्पीशीज हो गई, ठीक है, वो हमारा पॉलीथीन का एग्जांपल है, पॉलीथीन बन रही है, ठीक है, इथीन से, ठीक। फिर कोपोपॉलीमर हो गया ब्यूना एस और ब्यूना एन, ठीक, ये एग्जांपल है ब्यूना एस। ब्यूना एस क्या है, 1,3 ब्यूटाडाइन ब्यूना हो गया, और एस मतलब स्टायरीन, इन दोनों का एडिशन हो गया, ब्यूना स्टायरीन कोपोपॉलीमर बन गया, ठीक है। अब ब्यूना एन क्या है भैया, 1,3 ब्यूटाडाइन और एन क्या है, एक्रोनाइट्राइल, ठीक है, जिसकी वजह से आपका यहाँ पे ब्यूना एन बन जाता है, ठीक है। दोनों कोपोपॉलीमर के एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली आपका अगर आप रिएक्शन में देखें तो यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा और एक दूसरे से अटैचमेंट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये आपको याद रखना है, बिकॉज स्टायरीन का कभी कभी स्टायरीन और इनका स्ट्रक्चर बनाना इनका पूछ लिया जाता है, मतलब स्ट्रक्चर दे देंगे आपको मार्क करना होगा कि ब्यूना एस किन से बना है। तो स्ट्रक्चर में आप स्टायरीन को ऐसे फिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टायरीन होता है, फिनाइल CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। और 1,3 ब्यूटाडाइन तो आसान है, आपको डायरेक्टली नेम पता हो जाएगा, 4 कार्बन है, ब्यूटा डाइन 2 और डबल बॉन्ड 1,3 पे लगे होंगे, बस सिंपल। ब्यूटाडाइन स्टायरीन कोपोपॉलीमर है, ठीक है, ये हमारा पॉलीमर का स्ट्रक्चर आ जाता है, ये आप बना लोगे, डबल बॉन्ड एक तोड़ देना और इधर अटैच कर देना, बस दैट्स ऑल। और फिनाइल को थोड़ा ऊपर कर देना, इधर वाला इससे अटैच करना, बस ये करना है, ठीक है। नाउ कंडेंसेशन पॉलीमर में क्या है, कंडेंसेशन पॉलीमर में 2 डिफरेंट बायफंक्शनल या ट्राईफंक्शनल मोनोमर यूनिट बेसिकली एलिमिनेशन करा दें किसी वाटर, अल्कोहल या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो वो कंडेंसेशन पॉलीमर बनाते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल होगा ट्राइलिन डेक्रॉन, जिसे हम बोलते हैं टेरेलिन एंड डेक्रॉन, ठीक है। नाइलॉन 66 है, नाइलॉन 6 है, ये सब कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जांपल होते हैं, ओके। नाइलॉन 66 इज फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ हेक्सामिथाइल डायमीन विद द एडिपिक एसिड, अभी हमने पहले भी रिएक्शन देखी थी, ये दोबारा मेंशन करके रखी है वही रिएक्शन, ठीक है। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर फोर्सेस, मॉलिक्यूलर फोर्सेस के हिसाब से अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी गवर्न बाय द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस बेसिकली, और हाइड्रोजन फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं किसी भी पॉलीमर में पर्टिकुलरली। अब यहाँ पे आपके पास इलास्टोमर इन्होंने दे दिए, इलास्टोमर बेसिकली क्या होते हैं, जो इलास्टिक प्रॉपर्टी पजेस करेंगे, ठीक है, जैसे नियोप्रीन हो गया, ठीक है, या ब्यूना एन हो गया या ब्यूना एस हो गया, ये हमारा बेसिकली इलास्टोमर का एग्जांपल है। इसमें क्या होता है, जो पॉलीमर चेन्स होते हैं वो बेसिकली वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। जो हमारे इलास्टोमर है उनमें वीकेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब एक दूसरे के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे वो सबसे कम होते हैं इन्हीं में। नियोप्रीन हो गया, ब्यूना एस हो गया, ब्यूना एन हो गया, ये हमारे इलास्टोमर है। इसमें जो है पर्टिकुलरली कुछ क्रॉस लिंक्स होती हैं जिसकी वजह से ये फर्दर बाद में स्ट्रेच होके वापस आ पाता है, ठीक है। इसीलिए इनका रबर वुल्कनाइज्ड रबर के फॉर्म में फोर्स इज रिलीज्ड एज इन द वुल्कनाइज्ड रबर, ठीक है, बाद में वो वापस अपनी जगह पे भी आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इलास्टिक प्रॉपर्टी इनमें बहुत होती है, कि मतलब इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होती है, अपनी टेंडेंसी टू रिगेन इट्स शेप इज व्हाट द इलास्टिसिटी, ओके। नाउ फाइबर्स बेसिकली क्या होते हैं, जो फाइबर्स में आपका 2 एग्जांपल दे रखी है एनसीईआरटी, दैट इज पॉलीअमाइड्स में आपको नाइलॉन 66 दे रखा है, एंड पॉलीएस्टर हो जाएगा आपका टायरिलीन, ठीक है। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पे आप इनको स्ट्रेच ज़्यादा नहीं कर पाओगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसीलिए इनकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती वो बढ़ जाती है, मतलब आप खींच नहीं पाओगे ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे कौन कौन से हैं, नाइलॉन 66 हैं, पॉलीएस्टर हो जाएगा तो ट्राइलीन हो जाएगा, ठीक है। थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर की अगर हम बात करते हैं तो लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन्स केपेबल ऑफ रिपीटेडली सॉफ्टनिंग ऑन द हीटिंग एंड हार्डनिंग ऑन द कूलिंग। अब प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक देखो पिघल जाती है, ठीक है, प्लास्टिक जो होगा वो पिघल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बेसिकली लीनियर स्लाइटली ब्रांच लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल होते हैं जो कि बेसिकली सॉफ्ट हो जाते हैं हीटिंग पे जब हीट करेंगे तो गल जाएगा, ठीक है, और जब आप कूल करेंगे वो हार्ड हो जाएगा, ठीक है, वही चीज़ है ये, ठीक है।
इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ द अट्रैक्शन इंटरमीडिएट, बेसिकली जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर में, वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होते हैं कि मतलब फाइबर की तरह आप इतनी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हो जाए खींच ही ना पाओ, और इतने कम भी नहीं होते हैं कि इलास्टोमर जैसे खींचते चले जाएं। तो मतलब ये इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। नाउ आपका कुछ कॉमन एग्जांपल हैं, जैसे पॉलीइथीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, पॉलीविनाइल हो गया, ये हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर हैं। थर्मोसेटिंग पॉलीमर भाई क्या होते हैं, एक बार ये बन गए ये नहीं हिलने वाले अपनी जगह से, ठीक है। मतलब एक बार इनका आपका फॉर्मेशन हो गया, इनको आप रीमोल्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग की वजह से ये होता है, ठीक है। बिकम इनफ्यूजिबल, कैन नॉट बी रीयूज्ड, दे आर बेकलाइट एंड यूरा फॉर्मल्डिहाइड रेजिन। तो बेसिकली आपका यहाँ पे पॉलीथीन, पॉलीविनाइल स्टाइरीन और पॉलीविनाइल होता है, और विनाइल क्लोराइड इसका मोनोमर होता है, ठीक है, पीवीसी का पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है, पॉलीविनाइल से यहाँ पे लिख के दिया है ना। ये बेकलाइट का स्ट्रक्चर है, ठीक है। डायरेक्ट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, सबका स्ट्रक्चर रिमेंबर रखिएगा, नियोप्रीन का ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। फर्दर हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन कैसे हो रहा है उस पर डिपेंड करता है। एडिशन पॉलीमराइजेशन और चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, अगर चेन बेसिकली बढ़ रही है उसके हिसाब से पॉलीमराइजेशन होगा। चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन कैन टेक प्लेस थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द इधर फ्री रेडिकल और आयनिक स्पीशीज। दो तरीके हो सकते हैं बेसिकली चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन के, ठीक है, या तो फ्री रेडिकल बने या फिर आयंस बने, ठीक है। चेन जो फ्री रेडिकल बेसिकली ज़्यादा होता है, ठीक है, वो कॉमन मोड है फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल में बेसिकली हमारे 3 स्टेप होते हैं, एक तो इनिशिएशन होता है, दूसरा हमारा प्रोपोगेशन होता है, और आखिरी हमारा टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन में क्या होगा, आपको बेंजाइल परऑक्साइड की ज़रूरत पड़ेगी। बेंजाइल परऑक्साइड आपने दे दी, ठीक है, बेंजीन है और इस पर कार्बन पे डबल बॉन्ड, यहाँ का जो परऑक्साइड लिंकेज होता है ये ब्रेक कर जाएगा फ्री रेडिकल फॉर्म में। यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जो ये हमारा फॉर्मेशन हो गया, 2 ऐसे ही मॉलिक्यूल बन गए, 2 ऐसे मॉलिक्यूल बन गए। अब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली निकल जाएगी, ठीक है। यहाँ से एक उठाएगा ये एक इलेक्ट्रॉन, इसको दे देगा, ये अपना नीचे उतार देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, इसके पास एक पर्टिकुलर सिंगल इलेक्ट्रॉन बचेगा इसके पास, ये फ्री रेडिकल फिनाइल फ्री रेडिकल कहलाएगा। अब ये फिनाइल फ्री रेडिकल क्या करेगा, इथीन से बात करेगा जाके, इथीन भैया कहाँ हो आप, इथीन भैया ये रहे, इथीन भैया के पास पहुंचा, यहाँ पे इनके पास एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है, इनके पास डबल बॉन्ड है, तो ये क्या करेगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन उछाल देगा अलग अलग, ठीक है। जब उछाल देगा तो यहाँ पे जो एक फ्री रेडिकल वाला बॉन्ड, फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन था, वो इस वाले फ्री रेडिकल वाले इलेक्ट्रॉन को कंबाइन करके यहाँ पे एक बॉन्ड बना लेगा, ये बन गया बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे एक जो इलेक्ट्रॉन बचा वो इस पर टंग जाएगा, ठीक है। अब चेन प्रोपोगेशन, अब यहीं से चेन ये इनिशिएट हो गई, मतलब इथीन जो है, इथीन आपका एक्टिव हो गया, ठीक है, यहाँ पे इथीन एक्टिवेट हो गया। अब इथीन एक्टिवेशन के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पे चेन प्रोपोगेशन रिएक्शन। प्रोपोगेशन में क्या है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था, इसके पास इलेक्ट्रॉन था, ये टूटा, इस पे जुड़ गया। अब ये आपकी देखो चेन प्रोपोगेट हो गई, मतलब बड़ी हो गई चेन, ठीक है। तो ऐसे ही n मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जितने जुड़ पाए पूरे प्रोपोगेशन में, डिपेंड करता है टाइम पे कितना हो रहा है और किस हिसाब की कंडीशन है। और एंड में आपका एक फ्री रेडिकल होगा। अब चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, एकदम सेम देख लो जाके, ठीक। ये आपका फिनाइल ग्रुप लगा है, फिर CH2CH2N और CH2CH2 फ्री रेडिकल दोनों एक दूसरे से ऐसे ही बॉन्ड बना लेंगे एक, और एक लंबा सा मॉलिक्यूल ये तैयार हो जाएगा, और यही हमारा पॉलीथीन होता है, ठीक है। ये चेन टर्मिनेशन रिएक्शन है इसी का। द प्रिपरेशन ऑफ द सम इम्पॉर्टेंट एडिशन पॉलीमर, अगर आपको कुछ जैसे पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन बेसिकली 2 टाइप की होती है। एक तो आपके पास लो डेंसिटी पॉलीथीन होती है, जिसको हम हाई प्रेशर 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर की प्रेशर पे, 350 से 570 के केल्विन के आसपास टेम्परेचर पे हम कुछ पर्टिकुलर टेरेसेस होते हैं हमारे पास डाइऑक्सीजन के O2 एंड परऑक्साइड जो है हमारा इनिशिएटर का काम करती है, ठीक है। लो डेंसिटी पॉलीथीन हम बना लेते हैं, जो कि बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ही बनेगी, ठीक है। हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रैक्शन हैज़ हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर। लो डेंसिटी पॉलीथीन जो है बेसिकली केमिकली इनर्ट होती है, ठीक है, टफ होती है बट फ्लेक्सिबल, ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, भले ही वो टफ होती है थोड़ी सी।
अब पुअर कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करती है। यूज्ड इन द इंसुलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक, ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि क्या उनका यूज़ है। इलेक्ट्रिकल वायर में बेसिकली इंसुलेशन का काम कर सकती है, ठीक है। स्क्वीज बॉटल में आप यूज़ कर सकते हो, टॉयस में यूज़ कर सकते हो, फ्लेक्सिबल पाइप्स में यूज़ कर सकते हो। ये हमारा लो डेंसिटी पॉलीथीन का फंक्शन है। अब हाई डेंसिटी पॉलीथीन भाई कैसे बनाओगे, तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट याद रखिए सबसे पहली बात। तो वहाँ हमने लिया था जो लो डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे थे, तब हमने डाइऑक्सीजन और पेरोक्साइड लिया था एज अ इनिशिएटर फॉर द कैटलिस्ट। नाउ वी आर टेकिंग जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट कैसे बनता है भाई, वो ट्राई एथाइल एल्युमिनियम, ठीक है, C2H5 एल्युमिनियम AlC2H5 का होल थ्राइस, ठीक है, ये हम यूज़ कर रहे हैं। एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड TiCl4, ठीक है, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट का काम करेगा एट अराउंड टेम्परेचर 333 केल्विन टू 343 केल्विन। वहाँ पे हमने 500, यहाँ पे हमने लिया था 350 से 570, यहाँ पे हम 333 to 343 यूज़ कर रहे हैं टेम्परेचर, ठीक। वहाँ हमने 1000 से 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर रख दिया था, प्रेशर ज़्यादा रखा था, ठीक। यहाँ पे आपको कम प्रेशर रखना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास कैटलिस्ट अच्छा है। 6 to 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर में ही हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन बन रहा है, ठीक है, डिपेंड अपॉन द कैटलिस्ट। कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल, यहाँ पे बेसिकली आपके पास लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। और जो बेसिकली आपका ये वाला लो डेंसिटी पॉलीमर था, वहाँ पे आपका ब्रांच्ड स्ट्रक्चर था। हाइड्रोजन एटम एब्स्ट्रक्शन हैज हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, ये देखिए लिख रखा है एनसीईआरटी ने। नाउ जो बेसिकली आपका हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनता है, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ द लीनियर मॉलिक्यूल हैज़ हाई डेंसिटी ड्यू टू द क्लोज पैकिंग। इट इज़ ऑल्सो केमिकली इनर्ट, वो बेसिकली केमिकली इनर्ट होता है, टफ होता है, हार्ड होता है। यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग द बकेट्स, डस्टबिन्स, बॉटल, पाइप्स, इन सब का मैन्युफैक्चर करने में काम आता है, ठीक है। नाउ पॉलीइथाइलिन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथेन, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन कैसे बनाते हैं, टेफ्लॉन को बेसिकली मैन्युफैक्चर करने के लिए फ्री रेडिकल मैकेनिज्म फिर से यूज़ करिए, पर सल्फेट कैटलिस्ट यूज़ होगा यहाँ पे, ठीक है। कैटलिस्ट पर सल्फेट होता है एट हाई प्रेशर, कैटलिस्ट जो है वो पर सल्फेट है और हाई प्रेशर लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। इट इज़ केमिकली इनर्ट एंड रेजिस्टेंट टू द अटैक बाय द कोरोसिव एजेंट्स, कोरोसिव एजेंट से बेसिकली ये रेजिस्टेंट होता है। इट इज़ यूज इन मेकिंग ऑयल सील्स, ऑयल सील्स बनाने के काम आता है। एंड गैस्केट्स ऑल्सो यूज फॉर द नॉन स्टिक सरफेस कोटेड यूटेंसिल, जो बेसिकली नॉन स्टिक बनाते हैं आपका जो यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ पे ये टेफ्लॉन का ही यूज़ होता है, ठीक है। टेफ्लॉन कोटिंग अंडरगो डिकम्पोजिशन एट टेम्परेचर अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बेसिकली ये जो टेफ्लॉन होता है वो मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे चला जाता है, मतलब 100 डिग्री के आसपास तो आप दूध उबालते हो, ठीक है। तो अगर आपको नॉन स्टिकी जो आपके पैन वगैरह होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, वहाँ पे टेफ्लॉन की ही कोटिंग होती है, ठीक है। टेफ्लॉन टेट्राफ्लोरोइथेन आपका मतलब CF2 और डबल बॉन्ड CF2, टेट्राफ्लोरोइथेन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा होता है, वो बेसिकली परसल्फेट कैटलिस्ट और हाई प्रेशर की वजह से ब्रेक कर जाएगा और फर्दर आपका पॉलीमराइजेशन करा लेगा, ठीक है। नाउ पॉलीएक्रोनाइट्राइल, पॉलीएक्रोनाइट्राइल से क्या है, जो बेसिकली आपकी एक्रोनाइट्राइल होती है CH2 CH और CN, ठीक है, इसको आप साइनोइथीन भी बोल सकते हो, ठीक है। जो पॉलीएक्रोनाइट्राइल होती है, पॉलीएक्रोनाइट्राइल पॉलीमराइजेशन चली जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ द पेरोक्साइड कैटलिस्ट, पेरोक्साइड कैटलिस्ट की प्रेजेंस में पॉलीएक्रोनाइट्राइल वो बना लेता है, ठीक है। पॉलीमराइजेशन पॉलीएक्राइल पेरोक्साइड सब्स्टिट्यूट फॉर द वुल इन मेकिंग कमर्शियल फाइबर एज ऑर्लॉन एंड एक्रिलन, ठीक है। एक्रिनल और ऑर्लॉन की जगह वो बेसिकली वुल की जगह सब्स्टिट्यूट काम कर सकता है, ठीक है। देन हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन है, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इन्वॉल्व्स रिपीटेटिव कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बायोफंक्शनल मोनोमर, कोई भी वो बायोफंक्शनल मोनोमर है उनके बीच में कंटिन्यूअस आपका कंडेंसेशन होता चला जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ट्राइलिन और द डेक्रोन, ठीक है, ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा जैसे इथाइलिन 1,2 इथेन 1,2 डायॉल इथाइलिन ग्लाइकोल जिसे बोल रहे हैं, दो हमारे पास इथेन है और 2 OH ग्रुप लगे हैं उन पे, ठीक है।
मतलब 2 कार्बन है, उस पर 2 OH ग्रुप लगे हैं। और टर्पेथैलिक एसिड हमने यूज कर लिया, बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से H इसका OH ले लो और इसका H ले लो, निकाल दो, ठीक। यहाँ पे एक लिंकेज आ जाएगा आपका, ये हमारा ट्राइलिन और डेकरॉन बन गया, ठीक है। ऐसे N मॉलिक्यूल यहाँ पे लग जाएंगे आके, ये पॉलीमराइज हो जाएगा, ट्राइलिन या फिर डेकरॉन इसे कह दो। इथाइलिन ग्लाइकोल यानी इथेन 1,2 डायोल और टर्पेथैलिक एसिड से बनता है ये। बेंजीन 1,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। पॉलीअमाइड्स का क्या है, अब देखो पॉलीअमाइड्स में बेसिकली अमाइड्स लिंकेज होते हैं। इंपॉर्टेंट एग्जांपल सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, आर टर्म्ड एज नाइलॉन, ठीक है। प्रिपरेशन कंसिस्ट ऑफ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ द डायमीन्स एंड विद द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। डायमीन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का यूज़ करते हैं हम, एंड देयर लैक्टम्स, उनके लैक्टम्स का भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब बेसिकली लैक्टम्स क्या होगा, जैसे ये है, ये कैप्रोइक एसिड होता है एक हमारे पास, उसमें बेसिकली हमारे पास टोटल 6 कार्बन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे COOH लगा होता है, ठीक है, और यहाँ पे NH2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे OH निकल जाता है और H निकल जाता है, मतलब डिहाइड्रेशन ऑलमोस्ट हो जाता है, तो कैप्रोलैक्टम फॉर्मेशन हो जाता है। होता वो एसिड ही है, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बेसिकली नाइलॉन 6,6 है। 6,6 में क्या, भैया अभी फिर से भैया ये तो 2-3 बार हो चुकी, ठीक है। नाइलॉन 6 में हेक्सामिथाइल डायमाइन एंड एडिपिक एसिड। एडिपिक एसिड 6 ये है, एडिपिक एसिड 4 कार्बन और 2 ओइक एसिड रखता है, ठीक है। हेक्सामिथाइल मतलब 6 आपका C, ठीक है, और 2 आपका अमाइन ग्रुप है, ठीक। 553 केल्विन और हाई प्रेशर के आसपास नाइलॉन 6,6 पॉलीमर बन जाता है, जो कि शीट्स, ब्रिस्टल्स, ब्रशेस और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में काम आता है। नाइलॉन 6 जो होता है वो बेसिकली आपका कैप्रोलैक्टम के थ्रू बनेगा। 533 से 543 केल्विन टेम्परेचर और वाटर की प्रेजेंस में नाइलॉन 6 बनेगा आपका कैप्रोलैक्टम। डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस है, ठीक है, कोई उसमें कंडेंसेशन वगैरह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली यूज़ करते हैं हम टायर, कॉर्ड्स, फैब्रिक्स एंड रोप बनाने के लिए, ठीक है। पॉलीईस्टर बेसिकली पॉली कंडेंसेशन प्रोडक्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड डायोल्स का, ठीक है। डेकरॉन और द ट्राइलिन बेस्ट एग्जांपल है हमारा पॉलीएस्टर का, ठीक है। इसमें क्या होता है, मिक्सचर जैसे इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, टर्पेथैलिक एसिड है, उसको 420 से 460 केल्विन के आसपास आप हीट करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड कैटलिस्ट एज पर द रिएक्शन गिवन अर्लियर, ठीक है। अच्छा, वहाँ पे जो ऊपर जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी, इथेन 1,2 डायऑल का एडिशन हम करा रहे थे विद द टर्पेथैलिक एसिड, तो यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज़ होता है इस रिएक्शन में, वो हमारा यहाँ पे NCERT लिख के दे रही है, जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड। जिंक एसिटेट एंटीमनी ट्राइऑक्साइड का यूज़ हो रहा है एज अ कैटलिस्ट, और 420 से 460 केल्विन का टेम्परेचर। और ये बेसिकली क्रीज रेजिस्टेंट होता है, यूज इन द ब्लीचिंग में हम लोग इसको यूज़ करते हैं विथ कॉटन, वूल, फाइबर्स, also as glass reinforcing material in the safety helmet। glass reinforcing material के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं in the safety helmets। now थर्ड है हमारा फिनॉल, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, बेकलाइट रिलेटेड पॉलीमर। तो इसमें ओल्डेस्ट सिंथेटिक पॉलीमर होता है ये हमारा जो फिनॉल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनिशियल फॉर्मेशन हो जाता है आपका ऑर्थो पैराहाइड्रोक्सी मिथाइल फिनॉल, ठीक है, उनका डेरिवेटिव बन जाता है बेसिकली जो हमारा, जैसे ये फिनॉल है हमारा, फिनॉल में आपका CH2O जो है उसका एडिशन हो जाता है, CH2OH बना देता है, ठीक है। जब ये फॉर्मेशन हो जाएगा तो ऑर्थो और पैराहाइड्रोक्सी पैरा प्रोडक्ट बनेंगे, एक ऑर्थो बना, एक पैरा बना, ठीक है, एक और 2 पैरा, इस टाइप के प्रोडक्ट बने। जब ये प्रोडक्ट बने तो आपका यहाँ पे OH आप डाल के नॉबलैक बना लेंगे, ठीक है, रिंग्स बन जाती हैं, ठीक है, जो कि एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगी। नॉबलैक जिसे हम यूज़ करते हैं पेंट्स में, ठीक है। नॉबलैक ऑन हीटिंग, बेसिकली ये नॉबलैक आपका बन गया, ठीक है। फिनॉल का आपका कंडेंसेशन रिएक्शन हो जाती है विद द फॉर्मल्डिहाइड।
HCHO, ठीक है, HCHO फॉर्मल्डिहाइड के साथ जो रिएक्शन होती है फिनॉल का, वो नॉवलेक आपको बना के दे देगी। नॉवलेक को आप फर्दर हीट कर दोगे, जिसकी वजह से आपका इनफ्यूजिबल सॉलिड मास बन जाता है, जिसे हम बेकलाइट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते हैं कॉम्स, मोनोग्राफ, रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रिकल स्विचेस, हैंडल्स एंड यूज इन द यूटेंसिल एज वेल। तो ये हमारा बेकलाइट का फॉर्मेशन हो जाता है। बीच बीच में आप देख सकते हैं क्रॉस लिंकिंग हो गई, नॉवलेक बना, ठीक है। नॉवलेक बनने के बाद हमारा क्या हो रहा है, ये जो हमारा बेसिकली यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग, बेसिकली यहाँ पे CH2 ग्रुप जो बीच में लग जा रहा है, ठीक है, इसकी वजह से हमारा क्रॉस लिंकिंग हो जा रही है और हमारा बेकलाइट का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। नाउ मिलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर बेसिकली होता है। इसमें क्या होता है मेलामाइन में, इसको फॉर्मेशन कराने में कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन ऑफ द मेलामाइन एंड फॉर्मल्डिहाइड, मेलामाइन का यूज़ करते हैं और फॉर्मल्डिहाइड का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक रेजिन इंटरमीडिएट आपका बन के तैयार होता है और फर्दर वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन में चला जाता है मेलामाइन बनाने के लिए। इसको हम अनब्रेकेबल कॉकरी में यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ कोपोपॉलीमराइजेशन क्या होता है? कोपोपॉलीमराइजेशन बेसिकली 1,3 ब्यूटाडाइन या फिर स्टाइरीन, वही ब्यूटा स्टाइरीन कॉम्प्लेक्स, ये रिएक्शन पहले भी पढ़ चुके हैं, वही बन रही है, ठीक है। कोपोपॉलीमराइजेशन मतलब अलग अलग आपके पास वो प्रोडक्ट हो, अलग अलग प्रोडक्ट हों जो कि एक ही रिएक्टेंट दे रहे हैं, ठीक है। फॉर द स्टाइरीन कोपोपॉलीमर इज़ गुड टफ इज़ गुड सब्स्टिट्यूट फॉर द नेचुरल रबर। नेचुरल रबर का अच्छा सब्स्टिट्यूट आपका यही होता है जो हमारा ब्यूटा स्टाइरीन कोपोपॉलीमर है। इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द टायर्स और फ्लोर टाइल्स, फुटवियर, कंपोनेंट, केबल, इंसुलेशन वगैरह में हम यूज़ करते हैं इसको। जो रबर होती है, जो नेचुरल रबर होती है बेसिकली, वो पजेस करता है इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, इलास्टोमर इसीलिए हम बेसिकली उसको बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो रबर लैटिक्स होता है इससे बनता है, इसका कोलाइडल डिस्पर्जन से बेसिकली बनता है हमारा नेचुरल रबर, ठीक है। ये आपका बार्क में मिल जाता है रबर ट्री के, जो कि इंडिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, साउथ अमेरिका में मिल जाएगा, ठीक है। जो नेचुरल रबर होती है बेसिकली वो लीनियर पॉलीमर होता है आइसोप्रीन का, ठीक है। आइसोप्रीन क्या होता है? 2-मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन ऑल्सो कॉल्ड एज सिस 1,4 आइसोप्रीन। तो बेसिकली ये आप आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, इसी का बेसिकली पॉलीमराइजेशन हो सकता है, ठीक है। आइसोप्रीन 1, 2, 3, 4, ठीक है, और यहाँ पे मिथाइल सेकेंड ग्रुप पे लगा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 1,3 ब्यूटा 1 मिथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, ठीक है, ये हो जाएगा आइसोप्रीन का आपका नाम, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, जो यहाँ पे डबल बॉन्ड आप दूर दूर देख रहे हैं, इनको उठा के यहाँ पे कर दीजिए और इनके एक एक फ्री रेडिकल बना दीजिए, जो कि खुल जाएगा। यहाँ पे जब खुल जाएगा आगे आगे आपका इनिशिएशन वगैरह रिएक्शंस होती रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे आके यहाँ पे जुड़ने लगा डबल बॉन्ड, जब यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे एक एक फ्री रेडिकल था वो यहाँ उतर आएगा, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस फॉर्म शो करने लगेगा, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे सिस पॉलीआइसोप्रीन मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ द वेरियस चेन्स हेल्ड टुगेदर बाय द वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन एंड एज अ कॉइल्ड स्ट्रक्चर। और ये इस तरह का स्ट्रक्चर बेसिकली आगे आपका जब एडिशन होता रहेगा आइसोप्रीन में, वो आपका इस तरह का स्ट्रक्चर नेचुरल रबर बना देगा, ठीक है। आइसोप्रीन को नियोप्रीन से मत कन्फ्यूज़ करिएगा, ये कन्फ्यूज़न होता था मुझे, नीचे दिया है वो आगे आ रहा है, ठीक है। Various chains held together by the weak van der Waal interaction has coiled structure। यहाँ पे basically coiled structure होता है। Thus it can be stretched like the spring exhibit elastic property, ठीक है। वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर, जो नेचुरल रबर हैं बेसिकली वो अप्रॉक्सीमेटली सॉफ्ट हो जाती हैं एट हाई टेम्परेचर अराउंड 335 केल्विन, और ब्रिटल हो जाती है मतलब हार्ड हो जाती है अगर आप टेम्परेचर लेस देन 283 कर देंगे तो बेसिकली हार्ड हो जाएगी, ब्रिटल हो जाएगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया 335 के ऊपर कर दिया तो भाई वो तो एकदम पिघल गई, ठीक है। सोल्यूबल इन द नॉन पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल है, इंसेक्ट अटैक नॉन रेजिस्टेंट है टू द अटैक ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर अटैक करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है उनका, ठीक है। टू इम्प्रूव अपॉन द फिजिकल प्रॉपर्टी अ प्रोसेस ऑफ द वल्कनाइजेशन इज कैरिड आउट। दिस प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ द रॉ रबर,
ठीक है, जो रॉ रबर को हीट करने से बेसिकली सल्फर के साथ वो बेसिकली आपको वुल्कनाइजेशन ऑफ द रबर कहलाता है। ठीक है, अराउंड 373 टू 415 केल्विन के आसपास वुल्कनाइजेशन करते हैं, जिसमें सल्फर लिंक्स बन जाती हैं, आपकी सल्फर की क्रॉस लिंक बन जाती है रिएक्टिव साइड्स ऑफ द डबल बॉन्ड, दस रबर्स गेट स्टिफेंड। और सल्फर की प्रेजेंस से ही ये जो हमारी रबर होती है ये स्टिफेंड हो जाती है, ठीक है, मजबूत हो जाती है। जो टायर्स होते हैं, टायर रबर के बने होते हैं, उनमें 5% सल्फर का यूज़ करते हैं हम, जो कि क्रॉस लिंकिंग बनाने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ द वुल्कनाइज्ड रबर बेसिकली ये हो गए हमारे। ठीक है, सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक वुल्कनाइज्ड रबर लाइक द पॉलीमर विच इज़ केपेबल ऑफ गेटिंग स्ट्रेच ट्वाइस द लेंथ। ठीक है, हमने सिंथेटिक रबर्स को भी बेसिकली मैन्युफैक्चर करा है, जो कि बेसिकली वुल्कनाइज्ड रबर से आपका ट्वाइस द लेंथ वो स्ट्रेच हो सकती है। ठीक है, होती वो वुल्कनाइज्ड रबर टाइप की है, लेकिन वो बेसिकली दुगनी स्ट्रेचेबल होती है। ठीक है, और अपना साइज भी रीगेन कर लेती है। ठीक है, सिंथेटिक रबर इधर होमोपॉलीमर ऑफ 1,3 ब्यूटाडाइइन डेरिवेटिव और द कोपोपॉलीमर 1,3 ब्यूटाडाइइन और इट्स डेरिवेटिव विथ अनदर अनसैचुरेटेड मोनोमर। प्रिपरेशन ऑफ द सिंथेटिक रबर, अगर हम सिंथेटिक रबर की बनाना चाहें तो भाई नियोप्रीन, यही नियोप्रीन और आइसोप्रीन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा होता है तो भाई आपका आइसोप्रीन है और डबल बॉन्ड इधर उधर लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ये बेसिकली ये क्लोरोप्रीन आइसोप्रीन कब है, जब यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाओ। क्लोरोप्रीन कब है, जब यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप लगाओ। और क्लोरोप्रीन का बेसिकली हम नियोप्रीन का बनाने में यूज़ करते हैं। नियोप्रीन क्या होता है, क्लोरोप्रीन का बेसिकली आपका पॉलीमर होता है। ठीक है, सुपीरियर रेजिस्टेंट टू द वेजिटेबल एंड मिनरल ऑयल, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द कन्वेयर बेल्ट, गैस्केट्स एंड होसेस। इनका बेसिकली मैन्युफैक्चर करने में हमारा काम आता है। जो बेसिकली आप ब्यूना एन देखते हैं, ब्यूना एन क्या है, ब्यूटेन 1,3 ब्यूटाडाइइन, मतलब दो आपके डबल बॉन्ड हैं और 1,3 पोजीशन पे हैं। ठीक, और 4 कार्बन का ये कंपाउंड है ब्यूटाडाइइन। ये 5 बार आ चुका है कम से कम अब तक की। एक्रोनाइट्राइल बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH और CN आपका लगा होगा, तो वो एक्रोनाइट्राइल होता है। ब्यूना एन इज obtained by the copopolymerization of 1,3 butadiene and acronitrile in the presence of the peroxide catalyst। आपको यहाँ पे peroxide catalyst डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका कोपोपॉलीमराइजेशन हो जाएगा। एडिशन रिएक्शन है, यहाँ पे सिंपली आपके डबल बॉन्ड टूट रहे हैं और एक दूसरे में अटैच हो रहे हैं। ठीक है, ये रेजिस्टेंस होता है एक्शन ऑफ द पेट्रोल लुब्रिकेटिंग ऑयल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑयल सील टैंक लाइनिंग एक्सेट्रा। ठीक है, ऑयल सील्स टैंक की लाइनिंग बनाने में हमारा बेसिकली यूज़ होता है यही। ये क्या है, ब्यूना एन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द पॉलीमर अगर हम देखते हैं तो भाई बहुत हाई होता है मॉलिक्यूलर मास, यही सब ले रखा है, जो कि आपकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करेगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पे ये एक लाइन है छोटी सी एकदम छिपा के दी है, इस पर क्वेश्चन आ जाता है। ये बेसिकली एलिफेटिक पॉलीस्टर होते हैं। जो हमारे बायोडिग्रेडेबल आप पॉलीमर देख रहे हैं, सर्टेन न्यू बायोडिग्रेडेबल सिंथेटिक पॉलीमर हैव बीन डिज़ाइन। बेसिकली इनको हमने क्यों बनाया, क्योंकि जो हमारे बेसिकली पॉलीथीन वगैरह थी वो बायोडिग्रेडेबल नहीं थी। ठीक है, वो कंटिन्यूसली आपके इन्वायरमेंट में वो सस्टेन करती रहती थी और गंदगी बेसिकली जमा होती रहती थी, जिसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स सॉलिड वेस्ट मटेरियल की आ रही थी। ठीक है, नाउ अब हम पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट, जिसे हम को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट भी कह सकते हैं, PHBV। ठीक है, ये बेसिकली हम लेके आते हैं पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वेलेरेट। ठीक है, ये क्या होता है, ये बेसिकली एलिफेटिक पॉलीस्टर होता है। ठीक है, और जो हमारा वो आपने ऊपर पॉलीस्टर एक पढ़ा था जिसमें टेरेलिन या फिर डेक्रॉन जिसे हम कह रहे थे, वो बेसिकली एरोमेटिक होता है। ठीक है, ये हमारा जो बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर है एलिफेटिक पॉलीस्टर है। ठीक है, रिमेंबर दैट। अब इसमें क्या हो रहा है, आपका पॉलीमराइजेशन हो रहा है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हम यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास 3 पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड हो जाता है, 1 2 3 यहाँ पे हाइड्रोक्सी लगा है और ब्यूटेन है, ब्यूटेनोइक एसिड है, और 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड है, 1 2 3 और ये 5 कार्बन का है, तो ये 3 हाइड्रोक्सी पेंटेनोइक एसिड हो गया हमारा। ये हमारा PHBV का फॉर्मेशन करा देता है, यूज्ड इन द स्पेशलिटी
packaging, orthopedic devices and controlled release of the drug. PHBV basically undergo bacterial degradation in the environment. Environment में basically bacterial degradation में चला जाता है. नायलॉन 2 और नायलॉन 6 भैया कैसे बनता है? ये हमारा कोपोपॉलीमर होता है ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड, जो मैं कैप्रोलैक्टम वहाँ पे बता रहा था, जिसकी वजह से आपका फॉर्मेशन हो रहा, कैप्रोलैक्टम का यूज़ करके आप फॉर्मेशन करा रहे थे नायलॉन 6 का हाइड्रोलिसिस करा के, तो वो यही है हमारा कैप्रोइक एसिड. अगर यहाँ पे आप हटाएं, यहाँ पे OH हटा दीजिए और इधर से आप H हटा दीजिए और ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये आपका एक सर्कुलर स्ट्रक्चर आ जाएगा कैप्रोलैक्टम जिसे हम बोलते हैं. ठीक है, कोपोपॉलीमर होता है ये बेसिकली ग्लाइसिन का. ठीक है, ग्लाइसिन और कैप्रोइक एसिड का आप कोपोपॉलीमराइजेशन करा दीजिए, आपको बेसिकली नायलॉन 2 नायलॉन 6 आपको मिल जाएगा. ठीक है, अब ये टेबल हमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. इस टेबल में बाकी सब चीज़ें आपने पढ़ ली हैं. ठीक है, ये वाला हमारा नया है थोड़ा सा, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजिन, जो कि यूरिया और फॉर्मल्डिहाइड की यूज़ करके बनाता है. ठीक है, अनब्रेकेबल कप्स और लेमिनेटेड शीट के लिए यूज़ करते हैं. और ग्लाइप्टल बेसिकली इथाइलिन ग्लाइकॉल थैलिक एसिड की वजह से बनता है. ठीक है, मैन्युफैक्चर ऑफ द पेंट्स एंड द लैक्वर. ठीक है, बेकलाइट ऑफ द फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड की वजह से बनता है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मोनोमर आपको याद करने हैं, डायरेक्ट यहीं से याद करिए. पॉलीविनाइल क्लोराइड का विनाइल क्लोराइड से बनता है, पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन से बनती है, पॉलीप्रोपीन बेसिकली आपका प्रोपीन से बनता है. ठीक है, एंड देन हमारा समरी और एक्सरसाइजेस है. ओके गाइस, थैंक यू. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर अपडेट्स. नेक्स्ट हम लोग अगला चैप्टर करेंगे. ओके, बाय.